बेदर्द सा दर्द है, नाविल खातून ने अपने हैंड बैग से निकाला ही था। इस खातून के साथ बैठे हुए लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट इटपक। इसने खातून की तरफ देखा जो हिजाब में थी। हाथों पर इसने बारीक कपड़े के काले दस्ताने चला रखे थे। चेहरे पर निकाब था, सिर्फ इसकी सिया गहरी आंखें नजर आ रही थी। खातून की नजरें नाविल के पेनौवे पर लफ्जों का ताकुब कर रही थी। वो लड़का अलिफाटे और वाशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश लड़का था, जिसकी रंगत गोरी और कद काठ मुतवस्सित था। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा मेहराब था, जो अक्सर लंबे सिया बालों के नीचे छुपा रहता था। काली सिया आंखों में अक्सर वो बेशतर लाली रहती। इस लड़के ने वाशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वाजिबी सी निगाह डाली, जिनमें से काफी सारे लंच करने के बाद नींद की आगोश में थे। जारी है, इस जहाज ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अलिफारून भरी की। वो लड़का वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा तो बैठने से पहले इसने फिर से नाविल पलती हुई खातून को बगौर देखा। इस खातून की उम्र 35 के आसपास थी। वो अपनी दायना में मगन नाविल पढ़ रही थी। वो नौजवान सुना चाहता था, पर इसे नाविल पलती हुई खातून की लाइट से अलिफालझन हो रही थी। पायलट ने मुसाफिरों के आराम को मलहूस खातिर रखते हुए रूटीन में जलने वाली काफी सारी लाइट्स ऑफ कर दी थीं। खातून ने नाविल के अगले सफ़े को बड़े सलीके से पलटा। लड़के की नजर इसके हाथों पर थी, जिसका अंदाजा खातून को हो चुका था। लड़के की बेचैनी भी इसने भांप ली थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नफीस आवाज के साथ पूछा था। खातून का लब और लहजा और तर्जन तकल्लुम निहायत उम्दा था। थोड़ी सी रोशनी में भी मेरी नींद अलिफा जाती है, लड़के ने संजीदगी से अपनी परेशानी बयान कर दी। खातून के रुखसार पर मीठी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने बाई हाथ में नाविल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से लाइट का बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मुतमईन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खातून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी राय दी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून आबे सुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और परसुकून हूँ। नौजवान ने भी खातून की तरफ बगौर देखकर जवाब दिया। खातून के होंठों पर नौजवान की बात सुनकर फिर से हल्का सा तबस्सुम आया था। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी, खैर आप आराम करो। खातून ने सीट की पाशित के साथ टेक लगाई और खिली आंखों से ऊपर देखने लगी। नाविल इसने अपनी गोद में रख लिया था। इससे पहले पिछले 6 घंटों की मुसाफत के दौरान उन दोनों ने तारुफी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ हाय, हेलो, सलाम, दुआ, थैंक्स और शुक्रिया ही एक दूसरे से कहा था। खातून की गोद में पड़े हुए नाविल ने एक दफा फिर से नौजवान की तवज्जो हासिल कर ली थी। अब भी इस तरह के नावल्स पढ़ती हैं? नौजवान ने सोने की बजाय सवाल पूछ लिया। खातून इसकी आवाज पर चौंकी और इसकी तरफ देखकर पूछा, किस तरह के मतलब? मैं समझी नहीं। अब की बार खातून के चेहरे पर संजीदगी थी। डाइजेस्टों में किस्तवार छुपने वाले नावल्स जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त का जिया। नौजवान ने दो तो खुद ही तबसरा कर दिया। अब नहीं पढ़ते ऐसे बेमकसद नावल्स? खातून ने सवालिया नजरों से पूछा ही था। नौजवान ने हल्का सा कहकहा लगा दिया। वो और जोर से हंसता अगर इसे दूसरे मुसाफिरों की नींद का ख्याल न होता। एक बात थी, वो दोनों धीमे सरों में अपनी बात कर रहे थे। मैंने तो बाज़िला को भी सख्ती से मना कर दिया है, खबरदार जो ऐसे नावल्स पढ़े। बाज़िला आपकी शरीक हयात है? खातून ने होले से पूछा। मैंने अभी शादी नहीं की, नौजवान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहन है? खातून ने अंदाजा लगाया। नौजवान ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, बहन तो नहीं है। हाँ, बहन जैसी जरूर है। खातून ने साना तो हल्का सा मुस्कुराई, फिर से टेक लगाई और ऊपर देखने लगी। लड़के ने हिजाब के बावजूद इसकी दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। अब मेरी बात पर मुस्कुराई क्यों? नौजवान ने कुछ खफगी से पूछा। गहरी नजर है आपकी, पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। लड़के के रूखे लहजे पर खातून ने इसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी, देखो भाई, रिश्ते जैसा जैसी की बैसाखियों के सहारे नहीं चल सकते। बहन सिर्फ और सिर्फ बहन होती है, बहन जैसी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी बहन जैसी है, वो खातून मेरी माँ जैसी है। अब मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता। मैं इस खातून को अपनी बीवी जैसा ही समझता। अपने कभी भी किसी खातून के मुंह से ये नहीं साना होगा। मैं इस मर्द को अपने शौहर जैसा ही समझती। अब अपने तय करना है बाज़िला, अब की बहन है आ नहीं है। जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्दी हार नहीं मानता, बहुत जिद्दी हूँ, पर अब की बात दिल को लगी।
मैं इकरार करता हूँ बाज़ला मेरी बहन है। दोनों के होंठों ने मुस्कुराहट का मजा लूटा। वो लड़का इस सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुस्कुराया था। अब तो फौरन रिश्ता बना लेती है। अब कब से मुझे भाई कह रही है। भाई मुझे कहाँ आते हैं रिश्ते बनाना। खातून ने अपनी गोद पर पड़े हुए नावल पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वो कोई मुकद्दस चीज हो इसकी नजर में। इसके बाद खातून ने अपने पहलू में पड़े हुए हैंड बैग में वो नावल रख दिया। लड़के ने इस सारे अमल को बड़े गौर से देखा तो दिल की बात जुबान पर ले आया। लगता है आपको इस नावल से खास लगाव है। खातून ने बगैर तामुल के कहा। कोई खास वजह? ये मेरी ही कहानी है, खातून ने नजरें झुकाए ही कह दिया। बाज़ला की भी इस नावल को पढ़ने के बाद अब जैसी ही राय थी। कहने लगी, भाई ये नावल पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी ही कहानी हो। निमल हैदर इसकी पसंदीदा राइटर है। बाज़ला के पास इस राइटर के सारे नावल मौजूद हैं। लड़का बड़े ज़ौक़ और शौक से बाज़ला की बातें खातून को साना रहा था, हालांकि वो चर्ब जुबान बिल्कुल भी नहीं था। निमल हैदर अब की बहन बाज़ला की तो पसंदीदा राइटर है और अब की। खातून ने इश्तियाक से पूछा। बिजनेसमैन हूँ, शेरो शायरी और अदब से बिल्कुल लगाव नहीं है। किताबें पढ़ता जरूर हूँ मगर ये फजूल किस्म की नहीं। उर्दू अदब और शेर और शायरी को अब फजूल समझते हैं। यस, हमारा सारा अदब सिर्फ 2 लफ्जों के गिर्द घूमता है, मोहब्बत और इश्क। जहाँ तक शायरी की बात है वो हिजर और दर्द के सहारे चल रही है। दूसरे राइटर्स की अभी बात नहीं करते, अब निमल हैदर को ही ले सारे के सारे नावल मोहब्बत पर ही लिख डाले। खातून गौर से लड़के की बातें सुन रही थी। अब निमल हैदर के खिलाफ हैं आ मोहब्बत के? खातून ने शाइस्तगी से पूछा। दोनों के मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है, लड़के ने तल्खी से जवाब दिया। खातून इसके जज्बातीपन से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मोहब्बत की मुखालफत तो समझ आ गई। अब के बकौल मोहब्बत धोखे का सबब बुनती है। निमल हैदर के क्यों खिलाफ हो? खातून ने बड़े मजे से पूछा। वो ख्याली किरदार तख्लीक करके मोहब्बत की वकालत करती रहती है, लड़के ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह जवाब दिया। निमल हैदर ने सिर्फ वो किरदार तख्लीक किए हैं जो हमारे आरद गिर्द मुआशरे में मौजूद हैं। वो किरदारों को सोचती नहीं है बल्कि देखती है। जो इसे दिखाई देता है वो वैसे ही लिख देती है। खातून ने एन कामिल से कहा। अब तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप निमल हैदर को जानती हैं। मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। वही नावल है ना जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की खातिर जान दे देते हैं। जी हाँ, इम्पॉसिबल उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, याद आया। अक्लन सलीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है, लड़का जज्बाती अंदाज में बोला। जो समझ में आ जाए वो बात कहलाती है, जो ना आए इसे मोहब्बत कहते हैं। खातून ने किसी दानिश्वर की तरह जवाब दिया। वो कुछ तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हुई। माँ की ममता को अब कैसे समझ सकते हैं? इसने अजीब नजरों से खातून की तरफ देखा और कुछ देर देखता रहा। फिर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बैल बिजाई। एयर होस्टेस आई। लड़के ने इससे पानी मंगवाया। वो पानी लाई। लड़के ने एक ही सांस में सारा पानी खत्म किया था। अपने जवाब नहीं दिया। खातून ने सवालिया नजरों से लड़के की तरफ देखा। वो गर्दन झुकाए हुए था और इसकी नजरें मुर्गश्त कर रही थी। माँ की ममता को छोड़ी अब ये बताएं निमल हैदर को कैसे जानती हैं? लड़के ने शूरी तौर पर बात गोल कर दी थी। खातून ने जांचती नजरों से इसकी तरफ देखा और कुछ सोच में पड़ गई। चंद लम्हों के बाद कहने लगी, मेरा मानना है कि राइटर की तहरीरें इसकी शख्सियत की अक्कासी करती है। मैं निमल हैदर को इसकी तहरीरों के तवसुत से जानती हूँ। मुआफ कीजिएगा, अब की निमल हैदर खुद भी एक करैक्टर ही है। लड़के ने फिर से अपनी राय दे दी। वो कैसे? खातून ने उजलत में पूछा। देखे ना, सोशल मीडिया के दौर में इतनी बैकवर्ड है। टीवी पर नहीं आती कोई तस्वीर नहीं है इसकी। बाज़ला बेचारी गूगल पर सर्च करती रहती है। वो इसकी निजी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारे। खातून ने संजीदगी से जवाब दिया। वो तंज से मुस्कुरा दिया। मोहब्बत पर लिखने वाली मोहब्बत को नहीं समझती। इसे चाहिए लोगों से मिले। लोग इसे टीवी पर देखना चाहते हैं, इसकी बातें सुनना चाहते हैं, इसके साथ तस्वीरें बनवाना चाहते हैं। लोग मोहब्बत करते हैं इससे। मोहब्बत में देखने की शर्त नहीं होती। वो अपने चाहने वालों से जो कहना चाहती है अपने नावलों में लिख देती है। ये मोहब्बत की एक अलग और मुख्तलिफ सूरत है। मोहब्बत, मोहब्बत, मुझे नफरत है मोहब्बत से, लड़का दांत पीसते हुए बोला। इसने अपने दिल का गुबार निकाल लिया था। खातून ने शिगुफ्तगी से इसके शाने पर अपना हाथ रखा और शाइस्तगी से कहने लगी, देखो भाई, मोहब्बत से इतनी नफरत मत करो। अगर ये जालिम हो गई तो
तो ये कि जो इसके जितना खिलाफ होता है ये इससे आतनी ही तवाफ करवाती है अपने हुजूर। खातून ने नसीहत की तर्ज पर अपना नुक्ता नजर पेश किया। लड़के ने इसकी बात सुन कर अपनी आंखें मूंद ले। कुछ पिल दोनों अतराफ खामोशी रही। हम बगैर तारुफ के घंटा भर से बातें किए जा रहे हैं। मैं मुजम्मिल बेग एक्सपोर्टर हूँ। लेदर गुड्स और ट्रेक सूट की फ्रांस, जर्मनी और यूके एक्सपोर्ट करता हूँ। लाहौर में 2 फैक्ट्रियाँ हैं। मैं निमल हैदर, राइटर, कई नावल लिख चाकी। निमल ने मुजम्मिल के अंदाज में ही खुद का तारुफ करवाया। मुजम्मिल बेग हैरत में मुब्तला था। वो घंटा भर से जिस खातून की मुखालफत कर रहा था वो इसके साथ ही बैठी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मेरा मतलब वो, मुजम्मिल बेग ने राक राक कर कहा। देखो भाई, अब की कोई बात मुझे बारी नहीं लगी, अब मेरी सुनो। आपने कहा था किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून आ बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और पुरसुकून हूँ। अगर तबीयत में मोहब्बत हो तो सुकून चेहरे से ही नजर आ जाता है, इसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने ये भी कहा था कि निमल हैदर करैक्टर है। मेरा मानना है हर राइटर पहले खुद एक करैक्टर होता है, तभी तो वो मुआशरे में बिखरे किरदारों को जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि वो इसके कबीले ही से होते हैं। मैंने आपको भी पेचा। ने एक बार फिर हकीम साहिब की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किफायत ने हकीम साहिब से एक तरफ चलने की अर्ज की, जो इन्होंने मान ली। चंद मिनट हकीम साहिब से मुशावरत के बाद इसने कहा, हकीम साहिब, अब निकाह पढ़वा दो। निकाह हो गया। मुजम्मिल ने 40,000 निकाल कर हकीम साहिब को थमा दिए कि वो दालहुन के हवाले कर सके। हकीम साहिब ब्राइडल रूम की तरफ चले गए। मुबारक है, मुबारक हो कि बेशुमार अजीब और गरीब आवाजें हाल में गूंज अलिफात है। दूल्हे को गिले मिलने और मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। मुजम्मिल ने स्टेज से आतरनी में ही आफियत जानी। बाजिला ने मशकूर निगाहों से मुजम्मिल की तरफ देखा और औरतों की तरफ चल दी। इसकी माँ बल्कीस पहले ही से औरतों वाली साइड पर थी। वो अपनी बचपन की सहेलियों और रिश्तेदार औरतों के साथ मगन थी। हकीम साहिब ने दालहुन बीनिश को निकाह पवाया, इसे हक महर दिया और ब्राइडल रूम से निकल आए। मुबारक है बीनिश, माहम ने गिले लगते हुए कहा। वाह जी वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम भी है, साथ साथ दफ एंड दम भी। अशल बगैर सोचे समझे बोले जा रही थी। माहम ने इसे चुटकी काटी और चुप रहने का सिग्नल दिया, मगर अशल कहाँ टलने वाली थी। मेरा मतलब है ये दोनों कलेश से बच जाएंगे। ना वो कुछ बोलेगा और ना ही सुनेगा। बीनिश, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। दाल्हा भाई दुखने में तो बहुत ही अच्छे हैं। माहम ने अशल को चुप करवाते हुए कहा। बासित हैं ही बहुत अच्छे, बीनिश ने शर्माते हुए दिल की बात कह दी। ओए हुए, अभी से तारीफ आई। अशल को एक बार फिर बात करने का मौका मिल गया। खाना क्याल गया है। चंद आवाजें बालनद हुई, फिर चरागों में रोशनी ना रही। आंखों को खाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। दालहुन और इसकी सहेलियों का खाना ब्राइडल रूम में पहुंचा दिया गया था। दालहुन की तो भूख ही अलिफा गई थी। इसकी सहेलियों के साथ अशल भी खाने में मसरूफ थी। माहम वाशरूम गई थी, मगर लोटी ना थी। अशल खाना खाते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद कह देती, माहम का वाशरूम ही लंबा हो गया है। माहम हाल के इस हिस्से में झांक रही थी जहां मर्द हजरात खाना खा रहे थे। इसकी नजरें किसी को खोज रही थीं। नजरों की खोज का सफर जारी था। फिर अचानक नजरों को अपनी मंजिल नजर आ गई। मुजम्मिल वाशरूम से निकल रहा था। वो खाने वाली साइड पर जाने की बजाय हाल के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। माहम ने देखा तो वो एक सुतून के पीछे हो गई ताकि मुजम्मिल को नजर ना आ सके। मुजम्मिल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदमों को किसी की आवाज ने रोका था। भाई बाजला तेज तेज चलती हुई इसकी तरफ आई। मैं कब से आपको फोन कर रही। बाजला ने फूली हुई सांस के साथ कहा कि खैरियत तो है। वो अब की गाड़ी में बड़े वाला सूटकेस है, वो निकालना था। बाजला ने फोन करने की वजह बताई। ये लो गाड़ी की चाबी। हनीफ खाना खा ले तो इसे कह देना, वो निकाल देगा। मुजम्मिल ने बाजला को गाड़ी की चाबी थमाते हुए कहा। खाना तो बहुत मजेदार है, तो जा खाना खाओ। अपने क्यों नहीं खाया? बाजला ने गल्ला करते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ शाबुश और खाना खा। अब जा कहाँ रहे हैं? नमाज के लिए। जोहर का वक्त खत्म होने वाला है। नमाज की जगह तो यहाँ भी है, बाजला ने इत्तला दी। यहाँ बहुत शोर है, मुजम्मिल ने बेजारी से जवाब दिया। बदर हुसैन खास मुलाजिम था मुमताज बेगम का। इसने मुमताज बेगम के लिए चलाई हुई गोली अपने सीने पर खाई थी।
मुमताज बेगम ने बदर हुसैन की कुर्बानी को याद रखा और इसकी बीवी और 2 बच्चों बासित और बाज़ला को अपने घर के पिछले हिस्से में जगह दी। इसके साथ साथ वो तीनों मुलाजिमों से कुछ ज्यादा थे, इसीलिए मुमताज बेगम के कहने पर शादी का सारा खर्चा मुजम्मिल बेग ने अलिफाटे आलिफ था। बदर हुसैन और बल्कीस बीबी आपस में चचाजाद भी थे। बल्कीस बीबी का मैका और ससुराल मेराज के गाँव में ही था। बासित और बीनिश आपस में खालाजाद थे, जिनकी मंगनी उनके पैदा होते ही तय पाई थी। तब किसी को पता नहीं था कि बासित गूंगा और बहरा है। बासित देखने में हुसैन और जमील था, इसकी निस्बत बीनिश आमसी शक्ल और सूरत की देहाती लड़की थी। जारी है, चंद साल बाद ही ये मंगनी टूट गई थी। जब बीनिश के घर वालों को बासित की माजूरी का पता चला था, बीनिश और बासित ने जवानी की दहलीज पर कदम रखे ही थे। उन्हीं दिनों मेराज के गांव में एक शादी के दौरान बीनिश ने बासित को देखा तो वो बासित को दिल दे बैठी। बीनिश ने अपनी माँ से कहा कि वो अपने बचपन के मंगेतर ही से शादी करेगी। बीनिश की 4 छोटी बहनें भी थीं और घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। इसके बरक्स बासित की अच्छी खासी ड्राइवर की नौकरी थी। इसकी माँ और बहन को भी मुमताज बेगम बहुत कुछ देती रहती थी। बल्कीस जब भी मेराज के जाती वो अपनी शाहाना जिंदगी का खूब प्रचार करती, जिसका असर ये हुआ कि बीनिश के घर वाले भी इस रिश्ते पर रजामंद हो गए। बल्कीस की सारी रिश्तेदारी मेराज के गाँव में ही थी, इसलिए बारात के चंद अफराद मुजम्मिल की फैक्ट्री के मुलाजिम ही थे, जिन सबको बासित ने ही दावत दी थी। बाज़ला को वैसे ही अपने रिश्तेदारों से चल थी, जिस वजह से इसने अपनी किसी सहेली को अपने भाई की शादी में दावत ही नहीं दी थी। मुजम्मिल बेग को शोर शराबा पसंद नहीं था, इसलिए इसने ज्यादा मुलाजिम नहीं रखे थे। 2 सिक्योरिटी गार्ड और घर के कामों के लिए 1 मासी। मुमताज बेगम के सारे काम बल्कीस के जिम्मे थे और बाज़ला मुजम्मिल का ख्याल रखती थी। काम वाली मासी सुबह आती और घर के सारे काम करके शाम को वापस चली जाती। दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। बाज़ला, मुजम्मिल ने बिजनेस फाइल पाते हुए कहा। बाज़ला कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई। इसने चाय की ट्राली मुजम्मिल के बेड के साथ लगा दी। मुजम्मिल बेड के साथ टेक लगाए फाइल पढ़ रहा था। कंबल इसकी टांगों पर था, फाइल इसके हाथ में और नजरें फाइल पर जिमी हुई थी। शुक्रिया बाज़ला, इसने बाज़ला को बगैर देखे ही कहा। पाई, बैठ जाओ, बाज़ला होले से बोली। कोई काम है? मुजम्मिल उसी ताल में फिर बोला। नहीं, बस आपका शुक्रिया अदा करना था, बाज़ला ने राक राक कर कहा। मुजम्मिल ने इसकी तरफ देखा। शुक्रिया के? अब मेरे कहने पर बारात के साथ चले गए। मुझे पता है अब हल्ला गल्ला पसंद नहीं करते, ज्यादा बोलते भी नहीं है, पर आज तो अपने कमाल ही कर दिया। अपने तो आज तकरीर ही कर दी। बाज़ला कुर्सी पर बैठे बैठे नजरें झुकाए हुए बोल रही थी। तकरीर? कब? मुजम्मिल ने दिलचस्पी से पूछा। जब अपने देखें जी कहकर लड़कियों को मुखातिब किया था, फिर शमाइल को मिस कहा। बाज़ला बेवकूफ तनकीद की बजाय तारीफ से मरता है। अब तुम जाओ, आराम करो और शादी के बाद अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। मैट्रिक पास तुम कर नहीं सकी और ख्वाब मुजम्मिल बेग के देख रही हो। सितारा अपनी सहेली शमाइल को मोबाइल पर खरी खरी सान आ रही थी। इसने मुझे हासुम की मलिका कहा था। शमाइल खोई हुई बोली। काने को भी काना कहो तो वो 12 मान जाता है। इसने तुम्हें अलिफालू बनाया था, मलिका आलिया। सितारा ने बड़ी शाइस्तगी से सच्चाई बताई। मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। शमाइल ने मोबाइल पर अपने दिल का हाल सुनाया। वो तो तुम्हें अक्सर ही हो जाती है, मोहब्बत तो अंधी होती है। तुम तो अंधी मत बनू, कहा वो और कहा तुम। क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, 2 मुरब्बे जमीन खाली मेरे नाम है। शमाइल ने लगे हाथ अपनी सूरत, काबिलियत और हैसियत बयान कर दी। मोबाइल की दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आ रही थी। दांत क्यों निकाल रही हो? क्या मैंने आउट कहा है? शमाइल ने खफगी का इजहार किया। नहीं नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? खूबसूरत तो तुम हो, आज दालहुन से ज्यादा बनाओ सिंगार किया था तुमने। 4 दफा मैट्रिक का इम्तिहान देना समझो तो BA के बराबर ही है। जहाँ तक 2 मुरब्बों की बात है तो वो भी सच कहा तुमने, लेकिन मसला ये है ये बाहर के पढ़े लिखे लोग सेब और गाजर का मुरब्बा नहीं खाते। फोन बंद करो, लगता है अबुआ और लाला शमून मुकवाल से आ गए हैं। शमाइल ने जल्दी से काल काट दी। बासित खुशी से झूमता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। इसका कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बीनिश दालहुन बनी इसकी राह देख रही थी। बासित ने कमरे में दाखिल होते ही कमरे की कुंडी लगाई और आकर बीनिश के पहलू में बैठ गया। दोनों के दिलों की धड़कनें उरूज पर थी। बासित ने लरसते हाथों के साथ बीनिश की थोड़ी अलिफाटे आई। बीनिश ने सहमी मुस्कुराहट से अपनी खुशी का इजहार किया। दोनों काफी देर एक दूसरे को देखते रहे।
बासित को कुछ और समझ नहीं आया तो इसने जल्दी से साथ टेबल के नीचे वाले खाने से एक जिलोरी बॉक्स निकाला और खोलकर बीनिश के सामने पेश कर दिया। इसमें एक लॉकेट था जिस पर इंग्लिश में बीनिश लिखा हुआ था। मुजम्मिल साहिब ने खरीद कर दिया है। बीनिश ने धीमी और सहमी आवाज में हाथ के इशारों के साथ राक राक कर पूछा। बासित को इसकी बात समझ आई गई थी। खुद खरीदा है, तमेरी लिए। बासित ने हाथों के इशारे से बड़े फखर से बताया था। कितने तोले का है? बीनिश ने हसरत भरी निगाहों से हार पर हाथ रखने के बाद इशारों में पूछा था। 3 तोले। बासित ने हाथ के इशारों के बाद अपनी 3 उंगलियों को हवा में लहराया, कहीं बीनिश मुगालते में ना रह जाए। इतने पैसे कहाँ से आए? बीनिश ने हाथ के इशारों के साथ धीमी आवाज में पूछा। बासित देखकर मुस्कुराया और इशारे करके समझाने लगा। फैक्ट्री में कमेटी डाली थी, वो निकली है। कमेटी कितने की थी? बीनिश इस बार बगैर इशारों के ही बोल पड़ी। बासित को बस इसके होंठ हिलते हुए नजर आए थे। इसने कुछ देर सोचा, फिर वो लॉकेट बॉक्स से निकाला और बीनिश के गले में खुद ही पहना दिया। फिर इसने बेड के साथ पड़े हुए मेज की तरफ देखा जिस पर खाने की बेशुमार अशिया मौजूद थी। इसने 2 कपों में गर्म दूध डाला जिसमें खुश्क मेवा जात की भरमार थी। बीनिश का सारा खौफ दूर हो गया था। बासित भी पर एतमाद था। दूध खत्म करने के बाद इसने कप मेज पर रखे। बीनिश से इशारों में पूछा कि वो कुछ खाएगी। बीनिश ने मिठाई वाली प्लेट की तरफ इशारा किया। बासित ने मिठाई की प्लेट अलिफाटे और बीनिश को पेश की। बीनिश ने एक गुलाब जामुन अलिफाटे आलिफ और बासित के मुंह में डाला। बासित ने आधा गुलाब जामुन खाया, बाकी आधा बीनिश ने खुद खा लिया। बासित अलिफाटे और कमरे की बत्ती बुझा दी। अभी बत्ती बजी ही थी। बीनिश का मोबाइल जल अलिफाटे। इसने तकिए के पास से अपना मोबाइल अलिफाटे आलिफ। मोबाइल पर शमाइल का नाम रोशन हुआ। बीनिश ने गुस्से से अपना मोबाइल कर दिया। मोबाइल की बेल मुसलसल हो रही थी। माहम ने लकड़ी के जाए नमाज पर मुसल समेटा और बेड पर पड़े मोबाइल को अलिफाटे आलिफ। अशल की कॉल थी। तुम अभी तक सोई नहीं? माहम ने कॉल रिसीव करते ही कह दिया। नो। क्या? हारिस की कॉल थी मैनचेस्टर से। अशल ने रोमांटिक अंदाज में अपनी लत को बिल देते हुए ना सोने की वजह बताई। कब से फोन कर रही है? Where have you been? मैं नमाज पढ़ रही थी। अशल, तुम भी हद ही कर देती हो। एक दफा कॉल रिसीव नहीं की तो समझो कुछ मसरूफियत होगी। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था। तुम नमाज पढ़ रही हो। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। तुम्हारा जख्म कैसा है? अशल ने शरारती अंदाज में पूछा। कौन से जख्म? जो चूड़ियां टूटने से तुम्हारी कलाई पर हुआ था। मामूली सी खराशे है, जख्म थोड़ी ना है। माहम ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए मीठी मुस्कुराहट के साथ बताया। माहम चौधरी, ऐसी खराशे बाद में घाव बन जाती है। अरे जा जा, घाव बन जाती है। माहम ने बेपरवाही से जवाब दिया। तस्वीरें देखें जो मैंने व्हाट्सएप की खीं? अशल ने इश्तियाक से पूछा। नहीं तो देखो, जल्दी देखो, अशल ने जोर देकर कहा। चंद मिनट मोबाइल के दोनों अतराफ खामोशी रही। माहम मोबाइल पर अपनी और मुजम्मिल की तस्वीरें देख रही थी और अशल ख्याल की आंखों से माहम को देख रही थी। कैसी हैं? अशल की आवाज से माहम तस्वीरों से हकीकत में वापस आई। अशल, अभी के अब ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से करो। माहम ने सख्ती के साथ अशल को हुक्म दिया था। तुम्हें करने के बाद पहला काम यही किया था। हारिस की किस्म? अशल ने संजीदगी से खुद ही हारिस की किस्म भी अलिफाते आई। माहम को पता था कि वो सच बोल रही है। माहम, तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें मुजम्मिल बेग से मोहब्बत हो गई है? चल झूठी, माहम ने हंसते हुए कहा। फिर लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगी। तुम कैसे कह सकती हो? आफ्टर ऑल तुमसे सीनियर है, एक अदद फींसी की मालिक है। मंगनी तो मेरी भी हो चुकी है, फिर तुम सीनियर कैसे हुई? अशल के चेहरे पर मुस्कुराहट बखर गई माहम की बात सुन कर। अशल मुस्कुराते हुए बोली, बहुत फर्क है माई डियर माहम। मैंने मोहब्बत का खेल खेल कर हारिस को जीता है, जबकि तमेरी गिले में चौधरी शमून का गोल्ड मेडल बगैर तुम्हारी मर्जी के ही डाल दिया गया है। रखती हूँ। ओके बा। अशल ने काल 10 कोनी किट कर दी। चौधरी शमून, माहम ने आदास के साथ खुद कलामी की। चौधरी शमून, आज मैंने तुम्हारी मंग को देखा, मलंगी ने नशे से झूमते हुए बताया। शोकी ने साना तो वो हंस दिया और हंसते हंसते कहने लगा, मंग और भरजाई में फर्क होता है पागल्ला। मैंने आज चौधरी की मंग को नहीं अपनी भरजाई को देखा है। ओए, तुम दोनों क्या बिक रहे हो? मेरे तो कुछ प्ले नहीं पड़ा, वो शमून ने शराब गिलास में डालते हुए कहा। चौधरी शमून और उसके दोस्त मलंगी और शोकी
चौधरी शमून के डेरे पर दिसंबर की सर्द रात में आग का अलाव भिड़काए शराब और कबाब के मजे लूट रहे थे। मैं समझाता हूँ चौधरी, आज तेरे गांव की किसी लड़की की बारात अड्डे वाले शादी हाल में आई थी। वहीं पर सड़क पार करते हुए तेरी मंग को देखा था। मलंगी ने शराब का पैग लगाते हुए तफसील सुनाई। जारी है तो क्या समझाएगा मलंगी बादशाह? मैं बताता हूँ भरजाई के बारे में। देख चौधरी, तो अपना जिगरी यार है, तेरी मंग तेरे साथ जचती नहीं है। वो मुलूक सी और तो घबरू जवान, ये जोड़ी कुछ जमती नहीं है। शोकी ने कड़वी बात मिठास से कह दी। शमून सख्ती से बोला, शोकी बिक मत ओए, वो मेरी मंग है, वो भी बचपन से। गुस्सा ना कर चौधरी, तेरे साथ कोई अतेर रन सोहनी लगेगी। ये छुई मुई सी इस्तानी नहीं, शोकी एक बार फिर बोला था बगैर किसी आइजक के। मलंगी ने कबाब खाते हुए पूछा, ना तो ये बता वो अतेर रन आएगी कहाँ से? कल की आ चुकी है मियाँ चुनू से, शोकी कमियनी मुस्कुराहट के साथ बोला। शमून और मलंगी के कान खड़े हो गए शोकी की बात सुन कर। शोकी सीधी बात कर, शमून ने सुर्ख आंखों के साथ शोकी की तरफ देख कर कहा। ए हुई ना बात, तेरी औख की लाली, तेरा गुस्सा मेरे बादशाह। बताता डांसिस रख, साथ वाले गांव का मेहर सईद है ना, इसकी बहन है सुंदस, नानिक के रहती थी, कल ही आई है। बड़ा नखरा, बड़ी अतेर है भाई। शोकी की बातें सुन कर मलंगी और शमून ने एक दूसरे की तरफ देखा। सच्ची बात है चौधरी शमून, मैंने तो कल ही इसे भरजाई मान लिया था, शोकी ने जल्दी से कह दिया। शोकी तेरे वैसे ही 12 बज गए हैं, मलंगी ने कहा। क्या है शमाइल, आधी रात हो गई है, अब तो सोने दो, सितारा ने बेजारी से जवाब दिया। 12 ही तो बजे हैं, शमाइल बोली। टाइम मत बता, काम बताओ, सितारा ने जमाई लेते हुए कहा। मैंने इसे ढूंढ लिया है, शमाइल ने अपनी कामयाबी की नवीद सुनाई। किसको? सितारा आंखें मिलते हुए बैठ गई और अपनी छोटी बहनों की तरफ देखा जो सब साव रही थीं। मुजम्मिल बेग को। और किसे? शमाइल धीमी आवाज में बोल रही थी। इसका बस चलता तो वो चीख चीख कर बताती। मुजम्मिल बेग को ढूंढ लिया है, सितारा ने खुद कलामू की। हाँ, और इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी है। अच्छा, फीस बिक पर बैठी हो, फीस बिक की यारी सरासर बीमारी। मुझे इसे वाकई मोहब्बत हो गई है, शमाइल ने लगे हाथों अपने दिल का हाल भी सुना दिया। ये किसने बताया? सितारा ने सर्द लहजे में पूछा। मुझे नींद जो नहीं आ रही, मोहब्बत में सबसे पहले नींद ही तो अलिफावती है, शमाइल ने दानिशमंदी का सबूत देने की कोशिश की। तुम्हारी नींद का इलाज है मेरे पास। वो क्या? शमाइल ने जल्दी से पूछा। तुम अपनी मैट्रिक की किताबें निकालो, उनमें से कोई एक खोलो, फौरन नींद आ जाएगी। सितारा ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया। फिर आरत गिर्द देखा, सब सो रहे थे। इसने लेटते हुए खुद कलामी की। अमू सही कहती है सितारा, बेवकूफ सहेली से दुश्मन सहेली बेहतर है। माहम चौधरी, होश के नाखून लो, बेवकूफों की तरह मत सोचो, ये कभी नहीं हो सकता। मगर शमून मुझे पसंद नहीं है, तो फिर इस रिश्ते से इनकार कर दो। इनकार तो कर दूं, पर अबूवी की जुबान का पास है, लोग क्या कहेंगे? अपने मरहूम बाप की जुबान का पास भी नहीं रखा, कुछ भी हो जाए मैं अबू की जुबान का पास जरूर रखूंगी। माहम अपने बिस्तर पर लेटी हुई, अपने जमीर की आवाज से खामोशी से हम कलाम थी। कभी जमीर की आवाज की दलील मजबूत होती और कभी माहम की आवाज बेहतरीन दलाइल पेश करती। आवाजों की इस जंग में माहम को अपनी मोहब्बत के लाट जाने का डर था। तुम्हारा दिल क्या कहता है? जमीर से आवाज आई। दिल कहाँ सीधी राह चलने देता है, ये तो दलदल की तरफे ले जा रहा है। माहम की आवाज निकली। इसने लेटे लेटे ही अपने आंसू साफ किए। दिल में किसी के लिए मोहब्बत की नमी हो तो ही आंखों में चमकती है। चमक जब जज्बात की गरज सह नहीं पाती तो आंखों से बरसने लगती है। जमीर ने अपनी हतमी राय दे दी। माहम ने जमीर की बात सुनकर गुस्से से लिहाफ हटाया और अपने कमरे की खिड़की खोली और मस्जिद के जीने देखने लगी जहाँ पर मुजम्मिल खड़ा हुआ इसे नजर आया। मुजम्मिल ने एक नजर माहम पर डाली और वो पीछे हिट गई। मुजम्मिल को कभी वो खिड़की के पीछे नजर आती और कभी अपनी बाहों में झूलती हुई। मुजम्मिल ने सामने पड़े टेबल पर रुमाल के ऊपर रखी हुई चूड़ियों के टुकड़ों से एक टुकड़ा उठाया और इसे देखने लगा। एक दफा फिर वो सारा मंजर इसे दिल की आंखों से नजर आ रहा था। वो तंग आकर अपने बेडरूम से निकलकर टेरिस पर चला गया। टेरिस के सामने इसके घर का बागीचा था, जिसमें बैरूनी दीवार के साथ साथ सिंबल और सानुदरी के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जिनके पत्तों पर भी इसे माहम ही की तस्वीर नजर आ रही थी। मुजम्मिल ने अपने दाएं हाथ की तरफ देखा जिसने माहम को थामा था। माहम ने अपनी कलाई पर नजर डाली जहां खराशें लगी हुई थी।
माहम चौधरी। ऐसी खराशे गाओ बन जाती है। अशल की आवाज गूंजी। वो कमरे में आई, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कलाई पर पट्टी लपेट ली। मुजम्मिल भी अपने बेडरूम में आया, फ्रिज खोली, इसमें से पाइन एप्पल का जूस निकाला और पीने लगा। इसने एक ही सांस में सारा जूस खत्म कर दिया था। इसके बाद वो अपने बेड पर टेक लगा कर बैठ गया और सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके दिमाग से आवाज आई, मैं बताता हूँ तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई। दिल ने जल्दी से इत्तला दी, बकवास मत करो, ये आउट है। दिमाग ने दिल की बात पर शदीद रद्द अमल दिखाया, फिर समझाते हुए बोला, बी प्रैक्टिकल। बेग साहिब, तुम दिल की किसी बात को सीरियस मत लो, ये तो पागल दीवाना है। मुझे मोहब्बत हो गई है। दिल ने सादगी से इकबाल जुर्म कर लिया। शट अप, मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। कि बेग साहिब, मैंने ठीक कहा न? ये तमेरी ही अल्फाज थे। क्या तुम्हारा अब भी मोहब्बत पर यकीन है? दिमाग ने मजबूत दलाइल बेग साहिब को पेश किए। मुजम्मिल साहिब, मैं बताता हूँ, अब का मोहब्बत पर अब भी यकीन है, सिर्फ इंसानों से अलिफाटे गया है। देखो बरेन, तुम मुजम्मिल साहिब को डिस्टर्ब मत करो। दिल ने दिमाग की घन गरज वाली तकरीर सुनने के बाद बड़ी तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया। मुजम्मिल बेड के साथ टेक लगाए हुए दिल और दिमाग की जरा सुन रहा था। मुजम्मिल को ये सारी तावीलें दलीलें सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पतंग वाली डोर के गुंजल की तरह मजीद अलिफालजेता जा रहा था। इस्तिराब दर इस्तिराब सी कैफियत में मजीद इजाफा होता जा रहा था। दिमाग वर दिल की ये जरा किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती थी। मुजम्मिल ने कमरे की लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। हकीम साहिब, लाइट जला दी। हकीम साहिब की बेगम अरूसा ने हकीम साहिब को जाए नमाज समेटते हुए देखा तो कह दिया। हकीम साहिब ने लाइट जला दी। हकीम साहिब की बेगम अरूसा पिछले कई साल से बीमार है। इसके घुटनों में शदीद दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती। वह व्हील चेयर की मदद से एक से दूसरी जगह हरकत करती है। अरूसा बेगम, रात अपने फिर दवाई नहीं पी? हकीम साहिब ने सरजनिश के अंदाज में कहा। हेड मास्टर महमूद अहमद की दो बेटियां हैं, बड़ी माहम चौधरी और छोटी मोमिना चौधरी। माहम ने M.A. करने के बाद लड़कियों के लिए हाई स्कूल बनाने का इरादा जाहिर किया। मास्टर साहिब ने खुशी खुशी अपनी बेटी की बात मान ली। चौधरी शमशाद और हेड मास्टर महमूद की मुश्तरका जमीन 20 मरबई थी, जिनकी देखभाल चौधरी शमशाद के जिम्मे थी। मास्टर साहिब ने कभी अपने बड़े भाई के मामलात में दखल नहीं दिया था। वो जो कुछ जमीनों की आमदन से देता, मास्टर साहिब खामोशी से रख लेते। दोनों भाइयों की हवेलियां मेराज के गांव में ही थी। माहम की ख्वाहिश थी कि मोराजीन के गांव से 4 किलोमीटर दूर मेन GT रोड है, वहां पर एक स्कूल बनाया जाए और इसकी पिछली तरफ अपना घर। GT रोड के साथ साथ काफी सारा रकबा मास्टर महमूद का ही था, इसलिए इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए कोई खास मुश्किल पेश नहीं आई। स्कूल और घर माहम की मंशा और मर्जी के मुताबिक तामीर हो गए। माहम के स्कूल को शुरू हुए 2 साल ही गुजरे थे कि मास्टर महमूद कार एक्सीडेंट में जा बहक हो गए। मास्टर महमूद की दोनों बेटियां अपने बाप की तरह पढ़ने में लायक थी। इसके बरक्स चौधरी शमशाद के दोनों बच्चे पढ़ने में इंतहाई नालायक साबित हुए। चौधरी शमून ने 7वीं क्लास ही में स्कूल छोड़ दिया था। शमाइल 4 बार मैट्रिक का इम्तिहान देने के बावजूद नाकाम ही रही। इसके मुकाबले में इसकी सहेली सितारा BA करने के बाद माहम के स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही है। बेगम साहिबा, अब भी मुजम्मिल साहिब का कहीं रिश्ता कर दे। बल्कीस ने दूध का गिलास मुमताज बेगम को पेश करते हुए साथ ही साथ तजवीज भी पेश कर दी। इसके सामने मत कह देना, तेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुमताज बेगम ने दूध का घूंट लेते हुए बल्कीस को खबरदार कर दिया। जी बेगम साहिबा, एक बात की समझ नहीं आती, मुजम्मिल साहिब को शादी से इतनी नफरत क्यों है? बल्कीस तो भी कमली है, तुझे सारी बात का तो पता है, फिर भी ये सवाल पूछ रही है। मुमताज बेगम ने दुखी होकर कहा। बेगम साहिबा, मुजम्मिल साहिब वो सब भूल के नहीं जाते। कैसे भूल जा? बल्कीस कैसे भूल जाए? मुमताज बेगम ने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और बेड की टेक से सर लगाकर ठंडी सांस ली। जारी है, जैसे अपनी अशल भूल गई है। इसकी हकीम साहिब ने मंगनी भी कर दी है। लड़का विलायत में होता है, सुना है 5-6 महीने बाद निकाह है। निकाह के बाद वो अशल के कागज साथ ले जाएगा। जैसे ही अशल के वीजे का बंदोबस्त होगा वो भी विलायत चली जाएगी। बल्कीस ने सारी तफसील बताई। मुजम्मिल उनसे मिला था? मुमताज बेगम ने पूछा।
बाजिला को जी सही पता है, मैं तो औरतों ही की तरफ रही थी। हाँ, याद आया, निकाह तो अपने हकीम साहिब ही ने पलवाया था। हकीम साहिब से तो मिला है। आकिल और आशाल के बारे में जानता है? पता नहीं जी, बल्किस ने ला इल्मी जाहिर की। बारात के साथ भेजा तो इसीलिए था कि उनके मुतालिक जान जाए। अब खुद क्यों नहीं बता देती? मैं इस बारे में बात करूँ तो अलिफाटे कर चला जाता है, फिर कई दिन मेरे साथ भी मौड बनाए रखता है। मुमताज बेगम ने अफसरदगी से कहा। कमरे का दरवाजा खुला था और मुजम्मिल दरवाजे से बाहर मुमताज बेगम के सामने खड़ा था। मुमताज बेगम ने देखा तो मजीद बात नहीं की। मुजम्मिल अंदर आते हुए बोला, कौन मौड बना कर रखता है? कोई नहीं, अपनी बल्किस बासित की बात कर रही थी। मुमताज बेगम ने बात गोल कर दी। मुजम्मिल ने बल्किस की तरफ देखते हुए कहा, अब जाए, घर में बहू आई है, इसे नाश्ता वगैरह करवा। बाजिला ने जी उन्हें नाश्ता करवा दिया है। बेगम साहिबा का ख्याल रखने के लिए किसी को तो होना चाहिए था। मैं जाती हूँ और बाजिला को भेजती हूँ कि वो अब का नाश्ता भी तैयार कर दे। बल्किस जल्दी से चली गई। मैं रात को 2 दफा आया था, अब सो रही थी। मुजम्मिल ने अपनी दादी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए बताया। आजीम जल्दी अलिफाटे गए। दादी ने पूछा, हाँ, मैंने इस्लामाबाद के लिए निकलना है। बासित के वलीमे में शिरकत नहीं करोगे? दादी ने सवाल किया। दादो, अब के कहने पर बारात के साथ चला गया था, ये काफी न है। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली बार तुमने किसी शाद छोटिये में शिरकत की है। आखिरी बार भी। मैं चलता, मुझे देर हो रही है। मुजम्मिल जल्दी से दादी के बेडरूम से निकल आया। इसे अंदाजा था अब दादी बात से बात निकाल कर घूम फिर कर इसकी शादी की बात करेगी। आपी, कल शादी में मजा आया ना? मोमिना ने पराठे का नवाला मुंह में डालते हुए माहम से पूछा। माहम ने अपनी कलाई की खराशें देखते हुए जवाब दिया। सफेद पट्टी इसने फजर की नमाज का वुजू करते वक्त आतार दी थी। ये तुम्हारी कलाई पर किया हुआ है। मरियम बीबी की जैसे ही नजर पड़ी, इसने चाय का कप मेज पर रखा और फिक्रमंदी से माहम की कलाई देखने लगी। कुछ नहीं, अमुजी गिर गई थी, चूड़ियां टूट कर लगी है, माहम ने इत्मीनान से बताया। और तो कोई चोट नहीं आई? मरियम बीबी ने जल्दी से पूछा। अम्मू जी, अब नाश्ता करे, मैं बिल्कुल ठीक है। माहम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी। अम्मू जी, आपी की शादी शमून से मत करे, वो अच्छा लड़का नहीं है। मोमिना ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। मरियम बीबी और माहम ने एक दूसरे की तरफ देखा। मरियम बीबी तो खामोश रही मगर माहम बोल पड़ी। मोमिना, देखो तुम्हें कितनी बार समझाया है, अबूफ जी ने ये निस्बत तय की थी और मुझे किसी कीमत पर भी उनकी जुबान का पास रखना है। दूसरी बात, शमून तुमसे बड़ा है, इसे भाई कहा करो। माहम ने शिगुफ्तगी से मोमिना को समझाया। भाई, नाश्ता तैयार है, नीचे आ जाएं जल्दी से। बाजिला आई, इत्तला दी और चली भी गई। मुजम्मिल आईने के सामने खड़ा हुआ टाई बांध रहा था। इसने अपना बरीफ केस अलिफाटे आलिफ और दाइंग हाल की तरफ चल दिया। मुमताज बेगम नाश्ते की मेज पर इसका इंतजार कर रही थी। दादो, मुजम्मिल ने झुकते हुए अपनी दादी के गाल से बोसा लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दादो, शुरू करे ना? मुजम्मिल ने नाश्ता शुरू करने से पहले अपनी दादी को दावत दी, फिर नाश्ते में मसरूफ हो गया। दादी गौर से इसे देख रही थी। अम्मू जी, कल जो दालहुन की कार डराऊ कर रहा था, अशल आपी बता रही थी हमारा रिलट्टू है, लंदन से MBA किया है इसने। मोमिना ने चहकते हुए कहा। ये भी अशल ने ही बताया होगा? माहम ने तारश लहजे से पूछा, जो कपड़े प्रेस कर रही थी। डैशिंग, स्मार्ट, डिसेंट, शादी तो ऐसे बंदे से करनी चाहिए। मोमिना आंखों में सपने सजाए बोली। ये किसने कहा था? मरियम बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओहे, कपड़ों को अलमारी में हैंग कर रही थी। माहम ने अपनी माँ की तरफ नाराजी से देखा। मोमिना, तुम जाओ और अम्मू जी के कपड़े लेकर आओ, वो भी प्रेस कर दो, बाद में लाइट चली जाएगी। माहम ने कुछ खफगी से कहा। मोमिना कपड़े लेने चली गई। मरियम बीबी ने माहम की तरफ टटोलती नजरों से देखा। अम्मू जी, अब भी ना, वो अभी छूटी है, इसके सामने ऐसी बातें मत किया करे। माहम की तवज्जो स्त्री पर थी पर वो बोले जा रही थी। मरियम बीबी ने कपड़े रखे और कुर्सी पर बैठ गई। कॉलेज जाती है, छुट्टी कहाँ है? सच्ची बात तो ये है, वो लड़का मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैं तो चाहती थी तेरी भी किसी ऐसे ही लड़के से शादी होती। माहम ने फौरन अपनी माँ की तरफ देखा। मरियम बीबी पहले ही से माहम को देख रही थी। इसने माहम के चेहरे की तहरीरें पढ़ने की कोशिश की। माहम ने नजर झुका ली। अगर कहो तो मैं लाला जी को इनकार कर दो? मरियम बीबी ने एक बार फिर टटोलती नजरों से देखते हुए माहम से पूछा। अम्मू जी, आपको पता तो है मेरा जवाब, फिर क्यों पूछती है? माहम ने बगैर देखे खुश्क लहजे के साथ जवाब दिया।
इस्त्री बंद की और कमरे से निकल गई। सहन में इसका मोमिना से सामना हुआ। आपी, अमू के कपड़े। मोमिना ने कपड़े दिखाते हुए कहा, प्रेस कर देना। माहम ने दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचकर जवाब दिया। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। आपी को क्या हुआ? अमू जी, मोमिना अपनी माँ के सामने खड़ी थी। कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो गई हो? शमाइल ने मस्ती से मोबाइल पर सितारा से पूछा। हो रही हूँ, सितारा शीशे के सामने बैठी हुई बोली। मैं तो अभी अभी पार्लर से आई हूँ, शमाइल ने शोखी मारते हुए बताया। हम दाल्हुन को लेने जा रहे हैं, तुम खुद ही दाल्हुन बन रही हो और ज्यादा शोखिया मत मारा करो, मेरे भी 2 भाई मस्कत में हैं। सितारा ने रूखा सा जवाब दिया। नाराज क्यों है? रात मेरी नींद खराब कर दी। अब पूछ रही हो नाराज क्यों? एक ही रात लगाई है फीस बिक पर। आजीम वलीमे में मेरे आगे पीछे घूमेगा, शमाइल ने फखरिया अंदाज से बताया। क्या क्या कहा तुमने? इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, इसने एक्सपेक्ट कर ली। फिर सुबह तक इससे मैसेज पर गुपशिप होती रही है। शमाइल ने अपनी मोहब्बत में फतह की रुदात सुनाई। मोहब्बत के मुकाबले में नफरत करना आसान है। तुम जाओ अशल बेटी, खाला मुमताज से अच्छी तरह से मिलना, उनको अपना तारुफ भी करवाना। हकीम साहिब अशल को समझा रहे थे। वो तो ये सुआन कर मुझसे नफरत करेंगी। अशल मासूमियत से बोली। क्या तुम मुजम्मिल से नफरत करती हो? हकीम साहिब के पूछने पर अशल ने भूले पिन के साथ नफी में गर्दन हिलाई। मैं भी नहीं करता, इस सब में हम लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ना तो हमें एक दूसरे से बोझ रखना चाहिए और ना ही शर्मिंदा होना चाहिए। हकीम साहिब वलीमे पर जाने के लिए अशल को राजी कर रहे थे। हकीम साहिब और अरूसा खुद जो नहीं जा रहे थे, इसलिए अशल ने भी जाने से इनकार कर दिया था। पर अबुआ, मैं आपको छोड़कर अकेले कैसे जा सकती हूँ? अशल ने अलिफालजे हुई आवाज के साथ जवाब दिया। हकीम साहिब और अरूसा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हकीम साहिब ने अरूसा को बोलने का इशारा किया। देखो अशल बेटी, हम तुम्हें खुद भेज रहे हैं, अरूसा ने शाइस्तगी से समझाया। लेकिन इमुआ है, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अशल अपने फैसले से टस से मिस नहीं हुई। जैसे शादी के बाद हमें छोड़कर चली जाओगी, अरूसा ने आदा से कहा। इमुआ है, अब 2 अलग बातों को क्यों जोड़ रही है? ये बात है तो मैं आज ही हारिस से कह देती हूँ कि मैं शादी के बाद मेराज के ही रहूंगी, मैनचेस्टर नहीं जाऊंगी। अशल ने खफगी से कहा। झगड़ा तो मत करो, आदेर आओ मेरे पास, अरूसा मुस्कुराते हुए बोले। अशल अलिफाटे कर अरूसा के पास गई। अरूसा ने इसकी पेशानी चूमी और इसे अपने पहलू में बिठा लिया। हकीम साहिब ने देखा तो बोले, अशल बेटी, जहाँ बात मान ली जाए वहाँ झगड़ा खत्म हो जाता है। अशल ने गौर से हकीम साहिब की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर संजीदगी थी। वो संजीदगी से दोबारा बोले, जिद छोड़ो और तैयार हो जाओ।